बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे, जिसके अंदर हमने डिफरेंट फंक्शंस दिए गए होंगे, उनके हमने स्टूडेंट्स डोमेन एंड रेंज निकालनी। स्टूडेंट्स, आप इस टेबल को रिकॉल कर लें। इस टेबल को थोड़ी देर के लिए अब मैं कह रहा हूं स्टैंडर्ड टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, मैं इसको स्टैंडर्ड टेबल क्यों कह रहा हूं, आप ये बात याद रख लें। जब भी एंगल x हो, x के साथ यानी 2x 3x 4x कोई मल्टीपल वैल्यू ना हो, प्योर एंगल x हो या थीटा हो, तो उस वक्त आपने इसको स्टैंडर्ड टेबल के तौर पर याद रखना है। उस वक्त ये आपका स्टैंडर्ड टेबल कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एंगल x से हट करो, यानी एंगल 2x हो, 3x हो, 4x हो या x/2 हो, जैसे यहां पे एंगल देखें 3x है, तो उस वक्त हमें क्या करना है, उस वक्त हमें डोमेन कैसे निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, उस वक्त डोमेन निकालने के मैं दो तरीके बताऊंगा, वो मैं क्वेश्चन के अंदर समझाता हूं, वेट कर लें। तो उनमें एक तरीका तो यह है कि आप स्टूडेंट्स एंगल जो भी 2x या 3x या जो भी होगा, एंगल पर आप स्टैंडर्ड टेबल के मुताबिक ये कंडीशन लगाएंगे और वहां से फिर इनपुट वेरिएबल x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू मिलेगी उसके लिहाज से फिर आपकी वो डोमेन बन जाएगी, क्योंकि इनपुट x वेरिएबल होता है। अगर x के साथ 3x हो, 4x हो, तो हम उस पूरी वैल्यू पर कंडीशन लगाएंगे स्टैंडर्ड टेबल की और वहां से फिर x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू यानी इनपुट x वेरिएबल है, जो x की वैल्यू मिलेगी वो ही डोमेन होगी। आए मैं डोमेन के अंदर ये बात समझाता हूं। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन रेंज एंड पीरियड। पहले मैं सिर्फ डोमेन इसकी समझाता हूं। y = 3 sin 3x। अभी मैंने स्टूडेंट्स कहा कि दो तरीके हैं। एक तो ये है, ये ज्यादा आसान है, डोमेन ऑफ y = 3 sin 3x। तो स्टूडेंट्स, आप थोड़ी देर के लिए इसको एज ए वन वैल्यू यानी एज ए एंगल x ट्रीट करें। तो डोमेन ऑफ साइन ये है, तो आपने यही कंडीशन इस 3x पे लगा देनी है, यानी इस पूरे को आप थीटा ट्रीट कर लें या पूरे को आप x ट्रीट कर लें, 3x को, तो आपने 3x पर कंडीशन लगानी है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है डोमेन फ्रॉम -∞ टू +∞, यानी डोमेन -∞ और +∞ के अंदर है, बट इधर एंगल है x। इधर एंगल क्या है? x। इस वक्त यहां पे एंगल क्या है? यहां पे एंगल है 3x। तो हमने 3x पे ये कंडीशन लगाई, एंगल 3x है, -∞ से +∞, बट x इनपुट होता है और x को हम डोमेन कहते हैं। तो जो भी यहां नंबर होगा उसको हम खत्म करेंगे, तो ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट्स वाई हमने पूरे एक्सप्रेशन को क्या किया, पूरी इनइक्वलिटी को 3 पे डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई 3। तो यहां ये आपको -∞/3 वो -∞ होगा एंड +∞/3 वो +∞ होगा। तो ये डोमेन है। बट स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो मेथड है वो ये वाला है, मैं इस लिहाज से भी कराता हूं, आप गौर करें। हम थोड़ी देर के लिए इस पूरे एंगल को लेट टी कर लेते हैं, टी कर लें या थीटा कर लें, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं। यानी एंगल 3x है या 2x है या जो भी है, हम इस स्टैंडर्ड टेबल के मुताबिक इसको लेट कर लेते हैं। कोई भी वैल्यू 2x है, 3x है, तो उसको हम लेट टी कर ले या लेट थीटा कर ले। मैंने स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए 3x को लेट टी किया, आप लेट थीटा भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या बनी? y = 3 sin t। हमें स्टूडेंट्स इसमें डोमेन निकालनी है, तो अब मैं sin t की डोमेन निकालूंगा, फिर उसमें t को कन्वर्ट करूंगा 3x में। स्टूडेंट्स रिकॉल करें, sin x की डोमेन है -∞ टू +∞। अब x की बजाय यहां पे t है, तो फिर हम इधर x की बजाय क्या लिखेंगे? t। जैसे यहां पे देखें y = 3 sin t, तो मैंने अब sin t की डोमेन बनानी है। तो sin t की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर्स का मतलब है t लाई बिटवीन -∞ टू +∞। यहां स्टूडेंट्स x हो तो हम फिर कहते हैं x लाई बिटवीन -∞ टू ∞, टेबल के मुताबिक। लेकिन इस वक्त यहां पे t है, तो मैं कहूंगा t लाई बिटवीन -∞ टू +∞। अब हमने दोबारा t की वो वैल्यू पुट कर दी,
टी की जगह हमने 3x लिख लिया और 3 पर अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको हूबहू यही चीज मिल रही है। यानी इधर हमने डायरेक्ट ये प्रोसेस किया है, इधर हमने सब्स्टिट्यूशन करके ये प्रोसेस किया, यानी पुटिंग करके हमने एंगल, जो भी एंगल होगा थोड़ी देर के लिए उस एंगल को टी लेट कर लें और आप यही कंडीशन x की बजाय t पर लगाएंगे, क्योंकि हमने उसको स्टैंडर्ड फंक्शन यानी साइन थीटा, साइन x वगैरह बनाया। तो फिर आपने x की कंडीशन लगाई, लेकिन x की बजाय यहाँ पे t है, तो वही कंडीशन t पे बना ली, बट t को फिर वापस 3x में कन्वर्ट करके डिवाइडिंग विद 3 ऑन बोथ साइड किया। ये स्टूडेंट्स डोमेन का तरीका है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको सिंपल फंक्शन या स्टैंडर्ड फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स या कॉस एक्स या टेन एक्स की बजाय अगर एंगल इससे हट कर हो, y इक्वल टू साइन 3x या y इक्वल टू साइन 4x या y इक्वल टू साइन x ओवर टू वट एवर इज द एंगल, तो आपने क्या करना है, एक तो ये तरीका है कि आप उस एंगल पर ये कंडीशन डायरेक्ट लगाएं, जो भी फंक्शन होगा उसकी डोमेन की ये कंडीशन डायरेक्ट लगाएं। आप फिर जो भी एंगल के साथ कोफिशिएंट होगा उसको आप खत्म कर लें, तो आपको x पर कंडीशन मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम x पे क्यों कंडीशन लगा रहे हैं स्टूडेंट्स। इनफैक्ट डोमेन x होती है, ये तो टोटल एंगल 3x है, बट हमने x पे कंडीशन निकालनी है, डोमेन x होती है, तो x पे कंडीशन निकाल ली। दैट्स वाई यहां पे जो भी नंबर होगा उसको खत्म करना है। सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आप उस एंगल को थोड़ी देर के लिए पुट कर लें, सब्स्टिट्यूशन कर लें, सपोज कर लें कि वो एंगल इक्वल टू टी है या थीटा है, तो आपने फिर स्टैंडर्ड टेबल की कंडीशन उस टी पे लगा देनी है, एक्स की बजाय आपने टी पे लगा देनी है, और वहां से फिर टी की वो वैल्यू लिख ली, ओरिजिनल वैल्यू, फिर आपने यहाँ पे जो भी एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा उसको खत्म करना है। ये तरीका है, आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें पूछ रहा है, फाइंड द डोमेन, रेंज एंड पीरियड। पहले मैंने डोमेन पे डिस्कशन की, अब स्टूडेंट्स हम रेंज पे डिस्कशन करते हैं। तो मैंने हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बनाए हैं, ए पार्ट को मैंने 2 तरीकों से कराया, अब मैं रेंज को लेट बी पार्ट समझ रहा हूं। तो रेंज अब हमने निकालनी है, तो रेंज निकालना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड टेबल या ओरिजिनल या सिंपल फंक्शन, स्टैंडर्ड टेबल कह लें, ओरिजिनल फंक्शन कह लें या सिंपल फंक्शन कह लें। सिंपल फंक्शन की रेंज लिखनी है, तो मैंने रेंज ऑफ साइन एक्स लिखी, बट जो भी यहां कोफिशिएंट होगा उसको स्टूडेंट स्टैंडर्ड रेंज से मल्टीप्लाई कर देना है। स्टैंडर्ड टेबल की जो रेंज है वो लिखकर आपने जो भी यहां कोफिशिएंट होगा, फंक्शन के शुरू में जो भी कोफिशिएंट होगा स्टार्ट में, इसको आप लीडिंग कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप इसको लीडिंग कोफिशिएंट कह लें। जो भी यहां लीडिंग कोफिशिएंट होगा साइन, कॉस या टेन का, आपने उस कोफिशिएंट को स्टैंडर्ड रेंज से मल्टीप्लाई कर लेना है। रेंज ऑफ साइन एक्स -1 to 1, देन रेंज ऑफ 3 साइन 3x क्या होगी, तो इस स्टैंडर्ड रेंज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द रेंज। मैंने y बिलोंग्स टू लिख दिया, यहां तक भी ठीक है, आगे ये स्टेप करना चाहें तो आपकी मर्जी। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि हम स्टैंडर्ड रेंज को 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो इधर देखें स्टूडेंट्स, ओरिजिनल फंक्शन में यहां कोफिशिएंट सबका 1 है, तो 1 के अलावा जब भी कोई कोफिशिएंट होगा तो उसको हम फिर स्टैंडर्ड रेंज लिखकर उस कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी मैं वजह बता रहा हूं स्टूडेंट्स। फर्ज कर लो फंक्शन है साइन एक्स, आप बच्चों जब साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते थे तो आप रिकॉल करें, ग्राफ में y की मैक्सिमम वैल्यू 1 थी और मिनिमम वैल्यू -1 है, लेकिन फर्ज कर लो फंक्शन है y इक्वल टू 2 साइन एक्स। जब आप 2 साइन एक्स का जाके मेरा ग्राफ वाला लेक्चर देखें, तो जब y इक्वल टू 2 साइन एक्स का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें जो ग्राफ का ऊपर वर्टिकल एक्सपेंशन 2 तक है और नीचे वर्टिकल एक्सपेंशन -2 तक है, इट मीन ऊपर y की वैल्यू 2 बन रही है और नीचे y की वैल्यू -2 बन रही है, बट y को तो हम रेंज कहते हैं, इट मीन रेंज फिर कहां तक चलेगी, 2 से -2। सिमिलरली अगर y इक्वल टू 3 साइन एक्स है, तो फिर जब आप 3 साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां पे ग्राफ जो है ऊपर वर्टिकली 3 तक जाएगा और नीचे
डाउनवर्ड भी -3 तक जाएगा। तो इस तरह से फिर जो रेंज बनी वो बनेगी फ्रॉम -3 to 3, क्योंकि वाई वेरिएबल को हम रेंज कहते हैं। इट मीन जितना भी कॉफिशिएंट होगा, लीडिंग कॉफिशिएंट या स्टार्टिंग में जो फंक्शन का कॉफिशिएंट होगा, स्टैंडर्ड रेंज उतने गुना बढ़ जाएगी। जैसे यहां पे 3 कॉफिशिएंट है, तो मैंने पहले साइन फंक्शन की रेंज लिखी, बट मुझे साथ 3 दिया गया है, तो 3 sin 3x इसकी रेंज क्या होगी, उसको साथ मल्टीप्लाई कर लें। लेट यहां पे स्टूडेंट्स 4 होता तो रेंज फिर -4 से +4 तक चलेगी। स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पहले मैंने इससे पहले करा दी थी उसमें मैंने बड़ा डिटेल में बताया। पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन वो क्या होगा, पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। हियर द इन्वॉल्व फंक्शन इज साइन, सो 3 sin 3x का पीरियड क्या होगा, साइन का पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3। स्टूडेंट्स, आप एक और बात भी गौर करें, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो स्टैंडर्ड डोमेन को भी डिवाइड करेगा और वो स्टैंडर्ड पीरियड को भी डिवाइड करेगा। इनफैक्ट हम 3x के अगेंस्ट डोमेन या पीरियड लिखकर उसको फिर x में कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी कोएफिशिएंट होगा वो फिर स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ क्या करेगा, उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 हम करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स में हमने बुनियादी तौर पे 2 काम करने हैं। जब हम डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन निकालेंगे तो डोमेन के वक्त हमने क्या करना है, जो टोटल एंगल होगा उस एंगल पर हमने ये वाली कंडीशंस लगानी है। फर्ज कर लो गिवन फंक्शन साइन का है, तो उसके टोटल एंगल पर हमने ये कंडीशन लगानी है, उस टोटल एंगल को बिटवीन -∞ टू +∞ करके उस एंगल में से फिर x पर कंडीशन निकालनी है। लेकिन अगर वो गिवन फंक्शन टेंजेंट का है, कोटेंजेंट का है, सीकेंट का या कोसिकेंट का है, तो उनमें बच्चों ये नॉट वाली कंडीशन हम निकालेंगे, यानी उस टोटल एंगल पर हम ये नॉट वाली कंडीशन लगाकर फिर उधर से हम x की वैल्यू या x की कंडीशन निकालेंगे, साथ ये ऑल रियल नंबर्स लेंगे। जैसे ये देखें, y = टेंजेंट 1/2x, यानी टेंजेंट इस टोटल एंगल को मैंने x/2 कर लिया। अब डोमेन ऑफ टेंजेंट x/2, तो स्टूडेंट्स ये टोटल एंगल x/2 है। यहां पर जब स्टैंडर्ड टेबल में देखें तो tan का एंगल x है, तो x पर ये कंडीशन है, x ≠ 2n+1 × π/2। यहां पे एंगल है x/2, x/2 पर हम एग्जैक्टली यही कंडीशन लगाएंगे, x/2 is not equal to 2n+1 × π/2। ये मैंने दी है हेडिंग के हम डोमेन इसकी निकालने जा रहे हैं, तो इसके अंदर पहले अगर एंगल x है तो x की कंडीशन लगाएंगे, लेकिन इस वक्त एंगल x/2 है तो x/2 पर वही x वाली कंडीशन लगा ली। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टोटल एंगल पर tan वाली कंडीशन लगा लो, अब इधर से x की वैल्यू निकालो, तो ये मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग विद 2, यहां नीचे 2 है, दैट्स वाई मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू निकाल ली, तो x की कंडीशन या x की वैल्यू मिल गई। x की इस वैल्यू को हमने कंसीडर नहीं करना, हमने तमाम बाकी एंगल लेने, लेकिन ये वाले एंगल नहीं लेने। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, x ये नहीं लेने। आपकी बुक में ये वाला आंसर है, तमाम रियल नंबर्स में से x = दिस वैल्यू निकाल देंगे। इधर अब x इज नॉट नहीं करना, x = दिस, यानी इस वाले तमाम नंबर ऑल रियल नंबर्स में से माइनस कर दो, तो जाहिर है बाकी वही नंबर बचेंगे जो आंसर है। इसमें या इसमें कोई फर्क नहीं। आपकी बुक में स्टूडेंट्स ये आंसर है, बट आप यूं भी लिखेंगे तो एक ही बात है। दूसरा वही तरीका मैंने लिखा नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए x/2 को लेट t कर लो, तो फिर आप लिखेंगे t lying between -∞ to +∞, बट t is not equal to this one। फिर आप t की जगह स्टूडेंट्स क्या करोगे, x/2 लिखोगे, मल्टीप्लाइंग विद 2 करोगे, तो यही रिजल्ट बनेगा, आप चेक कर लेना। यानी आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि
क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स में आपने 2 स्टेप करने हैं। डोमेन के लिए ये जो अभी बात मैंने बोली, रेंज के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है? स्टूडेंट्स आपने रेंज के लिए ये जो भी गिवन फंक्शन होगा उसके लिए स्टैंडर्ड टेबल वाली रेंज लिखनी है, साथ उस रेंज को कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन जो भी गिवन फंक्शन होगा उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर देखें स्टूडेंट्स, tan का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो tan की जो भी रेंज है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें। 1 से मल्टीप्लाई का मतलब है कि वही आंसर बनेगा। तो tan x/2 या tan x की रेंज सेम होगी। तो tan की रेंज ये होती है -∞ to +∞, रेंज ऑफ tan ऑल रियल नंबर्स बिटवीन -∞ to +∞। इसको आप r से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, टेंजेंट x/2 की ये रेंज। पीरियड का वही तरीका है, पीरियड ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। Here students, involved function is tangent, tangent का पीरियड है पाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1/2, तो वो 2 पाई बन जाएगा। बच्चों साइन कॉस सेकंड को सेकंड इनका पीरियड है 2 पाई, जबकि tan एंड कॉट का पीरियड क्या है? पाई। स्टूडेंट्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हर पार्ट के अंदर 2 काम करने हैं। जब आपने डोमेन निकालनी है तो टोटल एंगल पर ये स्टैंडर्ड टेबल वाली कंडीशन लगाएंगे, अगर साइन कॉस है तो ये कंडीशन लगाएंगे, बाकियों के लिए नॉट वाली कंडीशन लगाएंगे। यानी इधर एंगल x है, लेकिन अगर एंगल अदर देन x हो तो उस टोटल एंगल पर ये वाली कंडीशन लगाएंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जब आपने रेंज निकालनी है तो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड टेबल वाली रेंज साथ जो भी गिवन फंक्शन का कोफिशिएंट होगा इस रेंज को उस कोफिशिएंट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट क्या है? y इक्वल टू कोसेकंड 2x। तो हमने कोसेकंड 2x की डोमेन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? टोटल एंगल 2x पर जो स्टैंडर्ड टेबल की कंडीशन है वो लगाएंगे। स्टैंडर्ड टेबल में कोसेकंड की क्या कंडीशन है? x इज नॉट इक्वल टू n पाई, लेकिन यहां एंगल क्या है? 2x इज नॉट इक्वल टू n पाई, ये वाली कंडीशन। तो हमने डोमेन ऑफ कोसेकंड 2x की हेडिंग दी, सिंस 2x इज नॉट इक्वल टू n पाई। यहां से 2x पे कंडीशन लगाकर फिर x की कंडीशन बनानी या निकालनी है, तो x की ये कंडीशन बनी। इट मीन डोमेन ऑल रियल नंबर, बट ये वाले नंबर नहीं लेने। आपकी बुक में स्टूडेंट्स दूसरा ये मेथड है, इसको भी देख लें। ऑल रियल नंबर में से वो नंबर जो x इक्वल्स टू n π/2 है वो डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि ये नंबर नहीं लेने, तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो बाकी रियल नंबर वही बचेंगे जो इस कंडीशन से हट कर है। अब हम रेंज करते हैं, रेंज ऑफ कोसेकंड 2x। स्टूडेंट्स यहाँ कोसेकंड 2x का शुरू में जो कोफिशिएंट है फंक्शन का कोसेकंड का वो 1 है, तो रेंज वही होगी जो कोसेकंड x की है या कोसेकंड 2x की। तो रेंज कोसेकंड x की या कोसेकंड 2x की सेम होगी, क्योंकि एंगल से रेंज पे असर या फर्क नहीं पड़ता। एंगल के साथ जो नंबर होता है वो पीरियड पे या डोमेन पे असर या फर्क डालता है, लेकिन जो शुरू में फंक्शन का कोफिशिएंट है जिसको आप लीडिंग कोफिशिएंट कह सकते हो, उसको स्टैंडर्ड रेंज से मल्टीप्लाई होना होता है। तो यहां तो कोफिशिएंट 1 है, लिहाजा कोसेकंड की जो रेंज है ये वाली, ये वही उधर लिखेंगे। एक तो स्टूडेंट्स ये जवाब है हमारा, ये भी ठीक है, ये नॉर्मली स्टैंडर्ड टेबल वाला ये भी, बट हमारी बुक में जो आंसर है वो ये है। मैं ये समझाने के लिए आपको पहले ये पोर्शन या रीजन दिखा लूं कि ये रीजन या पोर्शन क्या बनता है। तो रियल लाइन पे -∞ से +∞ आप प्लॉट करें और पहले ये रीजन देख लें कि ये रीजन क्या है। y लेस देन और इक्वल टू -1 इधर वाली वैल्यू एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 1 इधर वाली वैल्यू। ये स्टूडेंट ये पोर्शन बनता है, ये वाला और ये वाला। y लेस देन और इक्वल टू -1, y ग्रेटर और इक्वल टू 1, साथ -1 और 1 शामिल हैं, तो ये होल भर दें, ये काम हो गया। अब हम दूसरे लफ्जों में क्या करते हैं, रेंज क्या हुई? ऑल रियल नंबर्स, उसमें से स्टूडेंट्स ये रीजन या ये पोर्शन माइनस कर दें। ऑल रियल नंबर में से ये पोर्शन माइनस कर दें, तो ये पोर्शन क्या है? -1 और 1 का ओपन इंटरवल। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल कर दें, तो ये गलत है।
ऐसे करना गलत है। अगर आप क्लोज इंटरवल कर देंगे तो फिर देखें ऑल रियल नंबर में से -1 और 1 इनर पोर्शन एज वेल एज एंड पॉइंट भी माइनस कर दिए, तो फिर आंसर में तो -1 और 1 रेंज में नहीं आएंगे, जबकि रेंज में -1 और 1 शामिल है, -1 भी शामिल और उसका लेफ्ट वाला पोर्शन, 1 भी शामिल और उसका राइट वाला पोर्शन। लेकिन अगर आपने यूं कर दिया तो रेंज में -1 और 1 नहीं आएंगे। दैट्स वाई आपने एंड पॉइंट्स को माइनस के बाद नहीं डालना, यानी जो रेंज में आंसर होएगा माइनस के बाद उसको ओपन करेंगे। अगर रेंज में -1 और 1 ना होता, यानी रेंज यूं होती फर्ज कर लो, तो फिर हम इधर क्लोज करते, क्योंकि फिर -1 और 1 जो है वो फिर माइनस हो जाते, एंड पॉइंट्स भी निकल जाते, फिर रेंज ये रह जाती। लेकिन मौजूदा रेंज ये है, दैट्स वाई यहां पे हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल का साइन रखेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन। तो पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन क्या होता है, उसका फार्मूला है पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन। हेयर इन्वॉल्व फंक्शन इज कोसेकेंट, कोसेकेंट का पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 पे डिवाइड करें, 2 से कट गया, दैट इज पाई। स्टूडेंट्स अब फोर्थ पार्ट में हमें कहा जा रहा है cos 4x की डोमेन, रेंज एंड पीरियड निकालना है। तो स्टूडेंट्स बार बार एक ही बात में रिपीट करूं, जब भी हमने डोमेन निकालनी है, साइन कॉस की डोमेन निकालनी है, तो उसके टोटल एंगल पर हमने ये वाली कंडीशन लिखनी है, उसके टोटल एंगल पर, और फिर हमने वहां से एक्स की कंडीशन निकालनी। टोटल एंगल पर ये कंडीशन लिखनी है, जैसे यहाँ टोटल एंगल 4x है तो 4x पे ये कंडीशन लिखनी है, और फिर आगे x की कंडीशन या x की वैल्यू बनानी है। और अगर tan cot secant कोसेकेंट हो तो ये फिर ये वाली उनके लिए ये वाली नॉट वाली कंडीशन होती है, जैसे पिछले पार्ट में किया। तो हमने डोमेन ऑफ cos 4x लिखनी है, तो टोटल एंगल 4x है तो 4x पर cos की ये कंडीशन लिखी डोमेन की। हमने यहां से अब आगे x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडिंग द होल इन इक्वलिटी विद 4, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। x की जो वैल्यू होती है वही डोमेन होती है। सो डोमेन x क्या है, x लाई बिटवीन -∞ टू +∞। इसको स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर्स भी कहते हैं, तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, या ये एक ही बात है। स्टूडेंट्स मैं बार बार रिपीट करूं, रेंज कैसे निकालते हैं, फंक्शन की स्टैंडर्ड टेबल वाली रेंज, साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो उस रेंज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे कोएफिशिएंट 1 है तो कॉस की रेंज क्या है, -1 से 1, और साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो वही रेंज रहेगी। इसको यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स y सच दैट y लाई बिटवीन -1 एंड +1, 1 और -1 भी शामिल, बट y खुद क्या है, रियल नंबर्स। ये स्टूडेंट्स क्लोज इंटरवल है, इसमें एंड पॉइंट शामिल होंगे। ये दूसरा तरीका रेंज का, रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स y सच दैट y लाई बिटवीन -1 एंड 1, जबकि 1 और -1 भी शामिल हैं, एंड y बिलोंग्स टू R। पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन वो क्या होगा, पीरियड बराबर है पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एंगल। पीरियड ऑफ cos इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 4, तो ये सॉल्व करें तो π/2 है। क्वेश्चन 1 पार्ट 5 में हमें y = 6 secant 2x इसकी डोमेन, रेंज एंड पीरियड निकालना है। तो उसी तरह से जैसे बाकी पार्ट्स हैं, डोमेन ऑफ 6 secant 2x इसकी हेडिंग हमने दी। स्टैंडर्ड टेबल में जब हमने secant x की डोमेन लिखी तो हमने कहा x इज नॉट इक्वल टू, ये x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 × π/2, बट यहाँ x की बजाय 2x एंगल है तो हम 2x पर यही कंडीशन लगाएंगे। टोटल एंगल 2x है, 2x पे यही कंडीशन लगाई, 2x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 × π/2। यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडिंग बाई 2 किया, x की ये कंडीशन आ गई। सो डोमेन ऑफ 6 secant 2x वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू दिस वन, यही वाली कंडीशन। इसको लिखने का दूसरा तरीका जो हमारी बुक में है, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, बट उसमें से कौन से नंबर्स माइनस करने हैं,
उनमें से x इक्वल्स टू दिस वाले नंबर माइनस करने। रेंज ऑफ y इक्वल टू 6 सेकंड 2x। स्टूडेंट सेकंड 2x की जो रेंज है वो है y लेस देन इक्वल टू -1 एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 1। बट यहाँ पे कोफिशिएंट 6 है तो 6 को -1 और +1 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेंज बनी y इज लेस देन और इक्वल टू -6 और y ग्रेटर और इक्वल टू 6। हमने 1 एंड -1 से जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अदर फॉर्म वही जैसे हमने पिछले पार्ट्स में की, हमने क्या करना है, आर में से इस इंटरवल को डिस्कार्ड करना है, इस इंटरवल को माइनस करना है। हमने आर से -6,6 इस ओपन इंटरवल को माइनस करना है क्योंकि रेंज में ये रीजन और ये रीजन आर है, साथ 6 और -6 भी शामिल हैं, रेंज में वो शामिल है, लिहाजा माइनस के बाद इनको शामिल नहीं करना तभी वो रेंज में आएंगे। सो रेंज की अदर फॉर्म ये भी है, ये भी देख लें, ये या ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन, तो बार बार एक ही बात है, पीरियड की वही डेफिनेशन, पीरियड इक्वल टू पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये स्टूडेंट्स पीरियड। स्टूडेंट्स अब ये 6 पार्ट है, 6 पार्ट को हम सारे उसी पैटर्न से सारी उन्हीं लाइंस के साथ करेंगे। हम पहले कॉट का ये जो टोटल एंगल है 2πx/3, इस टोटल एंगल पर हम कॉट की कंडीशन लगाएंगे। स्टूडेंट्स ये कॉट की कंडीशन है, इधर ये कंडीशन x पर है जबकि यहाँ पे एंगल क्या है 2πx/3, तो हमने 2πx/3 पे कंडीशन लगाई। हमने स्टूडेंट्स यहाँ अब x पे कंडीशन निकालनी है, तो पहले हम नीचे डिनोमिनेटर में 3 है इसको खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई विद 3 बोथ साइड। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x ये 2π है, 2π पे पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे। हमारे पास ये x की कंडीशन आ गई। सो डोमेन ऑफ 7/2 cot 2πx/3, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर बट x कैन नॉट बी दिस वन। दूसरी तरह से r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू दिस वन, यानी रियल नंबर्स में से इसको माइनस करना है। स्टूडेंट्स पहले पार्ट के अलावा डोमेन के बाकी तमाम पार्ट्स को मैंने एक ही मेथड से किया है, लेकिन पहले पार्ट को मैंने 2 मेथड से किया था। आप स्टूडेंट सेकंड मेथड भी इन तमाम पार्ट्स में कर सकते हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आप टोटल एंगल को टी लेट कर लें, टी पर आपने स्टैंडर्ड टेबल की कंडीशन निकालनी है, फिर टी की जगह वापस वो ओरिजिनल एंगल रिप्लेस करें और वहां से एक्स पर कंडीशन निकाल लें। बट इस मेथड में हम डायरेक्ट ही एक्स पर कंडीशन निकालते हैं, तो यानी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें या ये डायरेक्ट टेक्निक है इससे कर लें, दोनों तरह से सही है, मर्जी आपकी। स्टूडेंट्स मैंने रेंज निकालनी है कॉट की। स्टूडेंट्स कॉट की रेंज है y लाई बिटवीन -∞ टू +∞, यानी ऑल रियल नंबर। अब जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम रेंज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7/2 को जब मैं -∞ से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो -∞ रहेगा। सिमिलरली 7/2 को जब मैं +∞ से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी +∞ रहेगा। सो डायरेक्ट मैंने रेंज ऑल रियल नंबर ही लिख दी, इसको हम कैपिटल R से भी डिनोट करते हैं। पीरियड वही मेथड, पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन दैट इज पाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट है 2π/3, 2π/3 स्टूडेंट्स ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3π/2π, तो ये कट के हमारे पास आंसर बचा दैट इज 3/2। दिस इज द पीरियड ऑफ फंक्शन। अब स्टूडेंट्स हम इसका पार्ट 7 कर रहे हैं। 7 पार्ट भी बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह, वो कॉट के साथ था, ये टैन के साथ है। यहाँ पे टैन का एंगल x है तो सीधा सीधा हम स्टैंडर्ड टेबल वाली ही कंडीशन लगाएंगे, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डोमेन उसी पैटर्न पर लिख लेंगे जैसे हमने बाकी पार्ट्स में लिखा। अब स्टूडेंट्स हम रेंज ऑफ y इक्वल टू -1/4 tan x, इसकी रेंज निकालेंगे। तो रेंज में आप देखें, पहले मैं tan x की रेंज बताता हूं। स्टूडेंट्स ये tan x की रेंज है, tan x की रेंज है ऑल रियल नंबर्स, यानी y लाई बिटवीन -∞ टू +∞, ऑल रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं स्टैंडर्ड टेबल के मुताबिक पहले तो मैं tan की रेंज लिखूंगा जो कि -∞ से +∞ के अंदर है। ऑल रियल नंबर्स लाई बिटवीन -∞ टू +∞।
अच्छा, जब मैं उनको -1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर अगेन यही रहेगा, बट उसमें थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। स्टूडेंट्स, जब आप रेंज लिखोगे -∞ से +∞ के अंदर और -1/4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, जब हम इन इक्वलिटी को किसी नेगेटिव वैल्यू से, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यानी -1/4 जब इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो ये +∞ हो जाएगा, और -4 जब इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो वो -∞ हो जाएगा, और ऑर्डर फिर चेंज होकर बच्चों ये हो जाएगा। बट इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, यानी इसको आप रिवर्स फॉर्म में लिखें तो यही वैल्यू रहेगी। सो डायरेक्ट आप रेंज ये लिख लें या बीच में ये 2 स्टेप कर लें, यानी यहाँ पे आप ये लिख कर आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई विद -4 वी गेट दिस वन, और आगे ये चीज लिख लेंगे, या डायरेक्ट ये लिख लें। यानी जब रिजल्ट ऑल रियल नंबर हो तो जो भी इधर कॉफिशेंट होता है वो मल्टीप्लाई करने से अगेन रिजल्ट ऑल रियल नंबर ही रहेगा। यानी रेंज y लाई बिटवीन -∞ टू +∞। बाकी स्टूडेंट्स, पीरियड का तो वही तरीकाकार है। इसका पीरियड फिर क्या होगा? पीरियड ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन, tan फंक्शन का पीरियड पाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, सो पीरियड इज पाई। स्टूडेंट्स, अब ये 8 पार्ट है। 8 पार्ट में हमें कहा जा रहा है y = 1/2 कोसेकेंट x। इसकी हमें डोमेन, रेंज एंड पीरियड निकालना है। यहाँ पे एंगल x है तो डोमेन के लिए तो सारी कंडीशन स्टैंडर्ड टेबल वाली ही चलेगी। जब एंगल x होगा तो स्टैंडर्ड टेबल वाली कंडीशन चलेगी, लेकिन अगर एंगल x से हटकर होगा तो फिर उस टोटल एंगल पर हम स्टैंडर्ड टेबल वाली कंडीशन लगाकर उधर से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे x पे हमने ये कंडीशन लगाई, सो डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रेंज हमने निकालनी है कोसेकेंट की। यहाँ पे हम देखें कि फर्ज कर लो कोफिशिएंट 1 होता तो फिर कोसेकेंट की रेंज थी y < -1 और y > 1, बट यहाँ पे साथ कोफिशिएंट 1/2 है तो हम -1 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी +1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये कंडीशन बन गई। अब इसको दूसरे अंदाज में लिखने का ये तरीका है, ऑल रियल नंबर में से इस इंटरवल को क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे, ये ओपन इंटरवल। ऑल रियल नंबर में से इस ओपन इंटरवल को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें रेंज, यही रेंज मिलेगी। पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, तो इसमें इन्वॉल्व फंक्शन है कोसेकेंट। कोसेकेंट का पीरियड 2π डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1। ये क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 9। इसमें हमें y = sec⁡π/4x की डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है एंड पीरियड। यहाँ पे एंगल देखें π/4x है, तो इस टोटल एंगल पर हमने स्टैंडर्ड टेबल के लिहाज से कंडीशन लगानी है π/4x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 × π/2। यहाँ से अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये π/4 उधर 4/π बन के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई से पाई कट गया, ये 2 जो है यहाँ 4 से कट के इधर ऊपर 2 बचेगा। स्टूडेंट्स, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4n + 2 बन गया। अब आगे आपने डोमेन को उसी पैटर्न से लिखना है जैसे बाकी पार्ट्स को लिखा है। स्टूडेंट्स, रेंज हम निकालते हैं, रेंज ऑफ y = sec⁡π/4x। यहाँ नोट करें तो कोफिशिएंट 1 है, तो जो सीकेंट x की रेंज है वही sec⁡π/4x की रेंज होगी। वो स्टूडेंट्स ये रेंज है। इसको अदर फॉर्म में लिखना तो यूं लिखेंगे, r में से ये ओपन इंटरवल माइनस कर देंगे। पीरियड ऑफ sec⁡π/4x, इन्वॉल्व फंक्शन है सीकेंट, सीकेंट का पीरियड 2π डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज π/4। ये सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स ये 8 वैल्यू बनती है। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है ये मैं मिस्टेकनली 12.2 लिख बैठा हूँ, मैं माजरत खा हूँ, मैं सॉरी करता हूँ। ये एक्सरसाइज जो है ये 12.1 है, तो आप बच्चों इसको 12.1 कंसिडर कर लें। ये गलती से मैं 12.2 लिख बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच।